हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी पूरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एक ही वीडियो में रिवीजन वीडियो रहेगी, रिवीजन क्लास कह सकते हो आप। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के सारे टॉपिक देखेंगे पर फास्ट मोड पर रहेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि अब हमारा रिवीजन का टाइम है, डिटेल में पढ़ने का टाइम आपका जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो। ये थोड़ा ज्योग्राफी का जनरल आपका इंट्रोडक्शन है, कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, जो देखा जाता है, एक तो पीजीटी स्टूडेंट और टीजीटी दोनों के लिए ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो पीजीटी भी और टीजीटी भी दोनों ध्यान से देखिए। जो हिकेटियस था, ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए हिकेटियस जस्ट पीरियोडिस इसकी एक बुक थी ग्रीक लैंग्वेज में, और इसमें इसने पृथ्वी का अध्ययन किया था। सबको पता है हमारे यहाँ पर लैंड एरिया 29% और वाटर एरिया आपका 71% पाया जाता है। और इस पुस्तक के 2 पार्ट्स थे जस्ट पीरियोडिस के, एक में यूरोप महाद्वीप और एक में अफ्रीका और एशिया के बारे में पढ़ा हुआ है। देखो कई जगह आपको इरेटस अथनीज में मिलेगा ऑप्शन में, और हिकेटियस। देखो अगर आपको हिकेटियस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इरेटस अथनीज मिल रहा है, देन आप फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटस अथनीज को करोगे। वैसे फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ड है इरेटस अथनीज, हिकेटियस है आपके फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल के वास्तविक पिता और आपकी व्यवस्थित भूगोल के पिता ये माने जाते हैं आपके इरेटस अथनीज। ज्योग्राफी शब्द का भी सबसे पहले यूज़ इरेटस अथनीज ने किया था। पृथ्वी की त्रिज्या भी सबसे पहले इसी ने बताई थी। इनकी एक बुक थी ज्योग्राफी का, इरेटस अथनीज की ही। ठीक है, फर्स्ट मैप ऑफ अर्थ। देखो फर्स्ट मैप, हमारी पृथ्वी का पहला मानचित्र बनाने वाले कौन थे, तो अलेक्सीमेंडर। कौन थे भाई? अलेक्सीमेंडर। और फादर ऑफ मैप किसे कहते हैं? फादर और मैप भी आपके अलेक्सीमेंडर को ही कहते हैं। हमारी पृथ्वी का प्रथम ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने। ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड आ चुके हैं एग्जाम में। तो फादर ऑफ ग्लोब कौन हुए? मार्टिन बेहम। ग्लोब शेप की आकृति का होता है, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये तुम्हें पता है। अब हाँ, ये और कर लेना, हमारी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होगा भाई? 12,714, और भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756। कई बार ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में पूछा जाता है। दोनों में ओनली आपके 42 किलोमीटर का अंतर है। तो ये होती है हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट। अब आपको पता है कितने आपके भाई केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो देखो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अभी बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। दादर नगर हवेली है, ठीक है, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये इसकी कैपिटल है। विंटर में जम्मू रहती है और समर में श्रीनगर हो जाती है। लद्दाख की लेह है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये दो पहले दो अलग अलग थे, अभी एक हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। दमन है, पुदुचेरी की पुदुचेरी, दिल्ली का चंडीगढ़ खुद ही कैपिटल है, लक्षद्वीप की कावारती है, और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। ये क्वेश्चन आता है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ये याद रखना। दूसरा स्थान है पॉपुलेशन में, चाइना के बाद सेकंड इंडिया, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। देखो जो पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एटलीस्ट 5 देशों के नंबरिंग, 6 पाकिस्तान तक की लाइन रख लेना। ठीक है, ये नंबरिंग जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अब हम भारतीय स्टेट और यूटीज देखते हैं। तो देखो भारत का भाई 28 स्टेट है एट प्रेजेंट। ये यहाँ पर तिब्बत, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना। ठीक है, और ये देखो भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और भाई अक्षांशीय विस्तार ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये रहा आपका 8 डिग्री 4 मिनट। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, ये थोड़ा सा मैप मैं छोटा कर रही हूँ। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से आ जाता है। देखो म्यांमार और उत्तरी अंडमान, पहले उत्तरी अंडमान आता है, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, इस तरीके से आपके आते हैं। ठीक है, कोको चैनल आपका म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में आता है, कोको चैनल मध्य, और फिर दक्षिण अंडमान और भाई आपका जो पोर्ट ब्लेयर है वो भी दक्षिण अंडमान पर है, और छोटा अंडमान, इन दोनों के बीच में आता है दक्कन पास। साउथ अंडमान और छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास, और उसी तरीके से आपका कोर निकोबार और आपका जो ये निकोबार, इसके बीच 10 डिग्री चैनल आता है, यानी अंडमान प्लस निकोबार कितने डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। और इंडिया का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और ये कि आपका ग्रेट निकोबार पर स्थित है।
भारत का क्षेत्रफल ये याद रखना, भारत के क्षेत्रफल का 2.42 क्षेत्रफल है वर्ल्ड के क्षेत्रफल का इंडिया का एरिया। और ये रैंकिंग याद रखना एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया की 7 रैंकिंग है तो आपको 7 तो कंट्रीज याद रखनी ही पड़ेगी। ये भाई आपके 28 राज्य और उनकी कैपिटल आपको याद करनी है। 7 सिस्टर स्टेट आपके नॉर्थ और ईस्ट वाले स्टेट यहाँ पर आ जाएंगे। अक्षांश से देशांतर विस्तार में करवा चुकी हूँ, ये चीज़ यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, 15,200 कुल आपकी लैंड बाउंड्री है, 6100 आपकी कोस्टल बाउंड्री है, और आइलैंड की भी मिला ले तो 7,516.6 है। ये लंबाई चौड़ाई भी आपके पीजीटी ज्योग्राफी में आप पूछी जाती हैं। उत्तर से दक्षिण तक आपके इंडिया की जो लंबाई है 3,214, और वेस्ट टू ईस्ट जो चौड़ाई है वो 2,933। ठीक है, अगर भारत की कुल सीमा आपसे पूछी जाए तो 15,200 लैंड बाउंड्री, 7,516.6 कोस्टल बाउंड्री, तो राइट आंसर हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। भारत का आकार कैसा भाई? चतुष्कोणीय यानी क्वाड्रेंगुलर। देखो कर्क रेखा सेंटर से गुजरती है, आपको स्टेट के नाम याद रखने हैं, और कर्क रेखा की वजह से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पार्ट आते हैं। ये 8 के 8 स्टेट आपको लर्न होनी चाहिए। भारत की टाइम लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट, IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 5.5 घंटे का अंतर है दोनों में। ये आपकी देखो यू मुक्का, ये एक ट्रिक है जिससे आपको याद हो जाएंगे कि भारतीय समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यू से यूपी, एम से MP, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। तो वही गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है और सबसे ज़्यादा क्रिक है। ठीक है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है। पश्चिमी तट पर आपके 5 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तट पर आपके ये स्टेट है। इनके लिए ना आपको इंडिया का मैप अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है आपका इन तटीय एरिया से। गुजरात का एरिया सौराष्ट्र तट, महाराष्ट्र का कोंकण, कर्नाटक का कन्नड़, केरल का मालाबार, पश्चिम बंगाल का उत्कल तट, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश, यानी पूरा उड़ीसा आ जाएगा, और आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वाला पार्ट उत्तरी सरकार तट, और दक्षिणी आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर ही भारत में सर्दियों में बारिश होती है, बाकी पूरे गर्मी में बारिश होती है इंडिया के अंदर। भारत की जो पड़ोसी सीमा है भाई वो 15,106 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर भारत की ऐसी सीमा है जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है। बचपन में भूल इस ट्रिक के द्वारा आप मैक्सिमम और मिनिमम हर एक याद कर सकते हो। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भू से भूटान, ला साइलेंट रहेगा, और ऐसे अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ लगती है। 40,967 किलोमीटर की सीमा हम किसके साथ लगाते हैं? बांग्लादेश के साथ लगाते हैं। वाटर बाउंड्री देखो, श्रीलंका हमारे साउथ में सबको पता है, मालदीव आपका पड़ता है लक्षद्वीप के पास, इंडोनेशिया आपका पड़ता है भाई ये पे अंडोमान निकोबार के नीचे आइलैंड, और थाईलैंड भी भाई, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके साथ वाटर बाउंड्री भी और लैंड बाउंड्री दोनों इंडिया बनाता है। पुदुचेरी के 3 जिले हैं, एक केरल में पड़ता है, एक तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में। तीनों जिले अलग अलग स्टेट में, याद रखना। भारत की राजधानी पता है, शिप्र राजधानी, जहाँ पर शिप्र आपकी मछली भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। पॉलिटिकल कैपिटल की बात करें इंडिया की न्यू दिल्ली, और कॉमर्शियल कैपिटल रहेगी भाई मुंबई। ये भारत के नॉर्थ और साउथ पॉइंट, इंद्राकोल नॉर्थ और साउथ इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहीचिंग पॉइंट, ये सारे इसी के नाम है। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, भारत का वेस्टर्न पॉइंट गुजरात का सर क्रीक, और ईस्टर्न वालंगू या किविथु अरुणाचल प्रदेश का। प्रदेश सीमा क्षेत्र आधार रेखा से भारत देखो 12 समुद्री मील दूर है, यानी भारत की जो बेस लाइन है वो 12 समुद्री मील, समुद्र के अंदर 12 समुद्री मील तक है, नॉटिकल मील तक। बेस लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी कोस्टल एरिया को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, आगे अब बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है इंडिया का, ये याद रख लेना। ये भाई अलग अलग भारत और चीन के बीच मैकमोहन, यहाँ से क्वेश्चन आता है इन बाउंड्री से आपका। म्यांमार के बीच इरावदी घाटी, पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, बांग्लादेश की 3 बीघा कॉरिडोर, और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। अब भारत और अफगानिस्तान ड्यून रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी ड्यून रेखा थी, ये बिफोर 1947। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए देखो यहाँ पर मेरे नोट्स में एक मिस्टेक है, पाकिस्तान के साथ हरियाणा बाउंड्री नहीं बनाते, ये बाय मिस्टेक इसमें पता नहीं कैसे डल गया, कहाँ था मेरा ध्यान। और भाई आपके चाइना के साथ जम्मू कश्मीर भी बाउंड्री बनाता है, तो इन दोनों चीज़ों को आप करेक्ट कर लेना, जिन भी बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं वो सारे बच्चे। अब यह चैनल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टीजीटी और पीजीटी में भी। म्यांमार और अंडोमान मैंने समझाया, कोको चैनल, अंडोमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल, ये सीधा पूछेगा अंडोमान प्लस निकोबार कितने डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। ठीक है,
ग्रेट चैनल पड़ता है निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच। कावारती और मिनिको ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड के पार्ट है। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप में पड़ता है। कावारती प्लस मिनिको 9 डिग्री और 10 डिग्री दोनों पूछे जाते हैं, और 8 डिग्री भी। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच दोनों आपके, लक्षद्वीप भारत का आइलैंड है, मालदीव एक अलग आइलैंड है, 8 डिग्री चैनल। दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, दक्कन और इंदिरा और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल आता है। ठीक है, ये छोड़ो तुम। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और इसमें मैक्सिमम पार्ट पूछा जाता है किसका है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम पार्ट आपके प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्रायद्वीपीय पठार का। वैसे आपको परसेंटेज थोड़े से लर्न रख लेना, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि कितने % पर कितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं। भाई हिमालय तैथी सागर से बना है, सबको पता है, और 4 इसकी पर्वत श्रेणियाँ आती है। ट्रांस हिमालय, इसे उच्च हिमालय के रीढ़ भी कहते हैं, और K2 आपके यहीं पर है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, गार्डविन आस्टीन 8611 मीटर। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच सचर जोन है। ठीक है, ऐसी कौन सी दोनों के बीच की बाउंड्री का नाम है ये सचर जोन। ग्रेट हिमालय ये सेकंड आती है। ठीक है, इसे हिमाद्री, वृहत और सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट आपके इसी का ही पार्ट है, और भी काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ इसमें आती हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वृहत हिमालय प्लस मध्य हिमालय के बीच सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग अलग है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि बुग्याल क्या है। पीजीटी ज्योग्राफी वाले बच्चों ध्यान से देखो, छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं भाई, जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वृहत और मध्य हिमालय घाटियाँ, जैसे कश्मीर की घाटी का काठमांडू घाटी। अब एक आता है केरवा। केरवा क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। चीका मिट्टी के निक्षेप होते हैं, उन्हें केरवा कहते हैं। ये केसर की खेती के लिए बेस्ट होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। चिकनी मिट्टी के ये निक्षेप होते हैं। तो केरवा क्या है, चिकनी मिट्टी के निक्षेप है कश्मीर घाटी में। मध्य और लघु हिमालय ये आपके, इसके बाद इससे क्वेश्चन यहाँ से आता है, मध्य और लघु हिमालय से यहाँ से क्वेश्चन आता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागटिब्बा मंसूरी, नेपाल में महाभारत, सिक्किम में ढोकिया, ये सारे इनसे रिलेटेड है। और मध्य और शिवालिक हिमालय भाई आपके मेन सीमांत दर्रे के द्वारा क्या है, अलग है, ये भी याद रखना। और ये कब बने थे, प्री कैरिबियन और पैलियोजोइक चट्टानों के बने हुए हैं मध्य और लघु हिमालय। अब लास्ट पार्ट आता है उप हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। इससे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किसके और किसके बीच आपकी दून और द्वार पाई जाती हैं। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच आपके दून और द्वार पाए जाते हैं, देहरादून, हरिद्वार, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लर्न रखना, ये क्वेश्चन आता है। प्रादेशिक विभाजन में बात करें, आपको पता होना चाहिए 4 पार्ट होते हैं। कश्मीर हिमालय, पहला आता है पंजाब या कश्मीर में अलाई से बोलते हैं, सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का एरिया इसमें आ जाता है। दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय, काली से सतलुज से फिर काली नदी के बीच, और इसमें आपकी नंदा देवी भी आती है, जो कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उत्तराखंड में के पश्चिमी भाग में इसे गढ़वाल हिमालय कहते हैं, और पूर्वी भाग में कुमाऊं हिमालय के नाम से ये जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई एग्जाम में। नेपाल हिमालय काली नदी से तिस्ता के बीच में, असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, आपको मैप भी मैंने बना के दिखाया, ये कराकोरम है, जिस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन 8611। ये लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, नागा पर्वत आपका यहाँ पर है। मध्य और लघु हिमालय ये आपके हिमालय के लेयर्स हैं, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ग्रेट हिमालय। ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है भाई, नामचा बारवा, और इसी नामचा बारवा से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंट्री करती है। तो ये आप मैप अच्छी तरीके से देख लेना। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पठार आते हैं अलग अलग, तो थोड़ा सा देख लो, यहीं पे बता देती हूँ। मालवा का पठार, बैतूल और बुंदेलखंड का पठार ये आपके पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बुंदेलखंड का पठार पड़ता है मध्य प्रदेश और यूपी में। दंडकारण्य पठार, देखो पूछे जाते हैं ये कौन सा पठार किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो लर्न रखना इनके। दंडकारण्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। रायलसीमा का पठार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश, और शिवालिक का पठार मेघालय। हजारीबाग और छोटा नागपुर का पठार आपका पड़ता है भाई कहाँ पर, झारखंड में। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपकी ये कुछ विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, महादेव में काले, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी याद रखना है यहाँ से, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501। इंडिया की सबसे ऊंची है गार्डविन आस्टीन 8611, जो कि कराकोरम पर थी। ठीक है, इन तीनों के कारण, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पहाड़ियों के कारण भारत में मैक्सिमम वर्षा होती है।
अरावली सबको पड़ा है, प्री कैरिबियन काल का है, याद रखना, अवशिष्ट है, पुराना है। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर माउंट आबू 1722। एक बार पीजीटी ज्योग्राफी में इसके स्टेट पूछे गए थे, तो 80% राजस्थान में आता है, फिर पंजाब आपके हरियाणा में, और पंजाब में नहीं गुजरात में, और दिल्ली तक आपकी अरावली माउंटेन फैली हुई है। विंध्याचल माउंटेन, इससे ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन से माउंटेन है जो ब्लॉक माउंटेन है, तो आंसर 2 माउंटेन रहेंगे, विंध्याचल और सतपुड़ा। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो किस तरीके से, एक ये विंध्याचल है, एक सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, सतपुड़ा और अजंता के बीच ताप्ती नदी बहती है। तो ये दोनों नदी आपकी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, क्योंकि ये दोनों आपके भ्रंशोत्तत पर्वत है, ठीक है। और इसके विंध्याचल की हाईएस्ट जो पीक है भाई सद्भावना शिखर है, और विंध्याचल आपका गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और यूपी तक फैला हुआ है आपका विंध्याचल माउंटेन। सतपुड़ा आपको पता है ब्लॉक माउंटेन है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। धुआंधार जो वाटरफॉल है जो कि आपकी नर्मदा नदी पर है, वो आपकी सतपुड़ा माउंटेन पर ही है। धूपगढ़ इसके हाईएस्ट पीक है। महादेव मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन आया था, महादेव किस स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। पर्टिकुलर अगर कोई पहाड़ी एक स्टेट में तो वो पूछी जाती है। इसकी भी धूपगढ़ ही हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पर जो पंचमढ़ी पर्यटक स्थल भी है। मेघालय पड़ता है भाई आपका अमरकंटक हाईएस्ट पीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है। 4 नदियाँ निकलती है में इस अमरकंटक से, नर्मदा, सोन, केन और महानदी। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ से, झारखंड। और एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि गंगा नदी डेल्टा कहाँ से बनाना शुरू करती है, राजमहल की पहाड़ियों से ही। छोटा नागपुर पठार आपका यहीं पर है, और इसकी हाईएस्ट पीक है पारसनाथ, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया, मैक्सिमम वर्षा यही होती है। उत्तर भारत की चोटियों की बात करें, देखो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और ये आपके जीपीएस के द्वारा इतनी बताई थी। अब नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी आपकी किसे कहती हैं, माउंट एवरेस्ट को। तिब्बत में इसे कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, बर्फ की देवी। गार्डविन आस्टीन 8,611, इसके बारे में पढ़ लेना, इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, और वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा 3rd, ये भी जरूर पढ़ना, इंडिया की सेकेंड और वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है। अब पूर्व में देखो आपको ये पता हो, नीचे पटकोई बोम अरुणाचल प्रदेश में, नागा नागालैंड में, मिजोरम में, गारो खासी जयंतियाँ तीनों मेघालय स्टेट में पड़ती हैं। फिर पश्चिमी घाट और भोर घाट, अब यहाँ पे देखो ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये आपको दक्षिण सह्याद्री यानी पूरा पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। ये क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोट्टा दर्रा, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री भी कहते हैं। ताप्ती नदी के मुहाने से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक रहेगा, और चौड़ाई इसकी 50 से 60 किलोमीटर तक होती है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश का गार है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा घाट आपका भ्रंश का गार है, मात्र एक, तो वो है भाई पश्चिमी घाट। अफ्रीका से भारत के अलग होने पर बना था। भोर घाट उत्तरी सह्याद्री पर है। दोनों घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है, तो आप इसे याद रखना। मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री, अनाईमुड़ी चोटी आपकी दक्षिण सह्याद्री पर है। इंडिया की हाईएस्ट पीक। उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी, उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, ये सारे के सारे आपके साउथ इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक आती है आपकी दोदा बेटा, ये कि नीलगिरी की पहाड़ी पर है, ये साउथ में पड़ता है, ठीक है, इतना आप याद रखना। पूर्वी घाट, अगर इसमें बार ये पूछा गया था एक बार, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। नलमाला, पालकोंडा, जवादी, सिवरोय आपके तमिलनाडु में पड़ती हैं। विशाखापट्टनम सबसे ऊंचा लैंड एरिया स्थल है, और महेंद्रगिरी सबसे ऊंची इनकी चोटी है पूर्वी घाट की। थार डेजर्ट के बारे में क्या कहें भाई, मेसोजोइक काल में कभी इसमें पानी था, अब आपका दूर दूर तक क्या है, डेजर्ट है। ओएसिस देखने को मिलते हैं, मरु उद्यान देखने को मिलते हैं आपके, जैसे हमें थोड़ा बहम हो जाता है ना, आगे पानी है बट होता नहीं है, ठीक है। मालाबार तट, इस पर कुछ अनूप कुछ टिब्बे पाए जाते हैं जिसे कयाल कहते हैं। ये कयाल आया था क्वेश्चन, कयाल आपके खारे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कयाल क्या होते हैं या खारे पानी की झीलें के। केरल में हर वर्ष आपके नेहरू ट्रॉफी वलामकालीन नौका दौड़ भी होती है, और ये भैया आपके पुन्ना मदा कयाल में होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। कोचीन बंदरगाह भी आपके एक अनूप पर स्थित है, यानी एक तरीके के कयाल पर ही स्थित है। ये आपकी कुछ झीलें आती है खारे पानी की। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कोलेरी और पुलिकट झील, ये भी लैगून झील है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोनों से।
उत्तरी भारत के विशाल मैदान की बात करें भाई, काफ़ी चौड़ा है, चौड़ाई लंबाई आपको दिख रही है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर है। यहाँ से क्वेश्चन आता है इनसे, भाबर तराई। देखो भाबर होंगे, बड़े बड़े कंकर होंगे, पत्थर वाला बड़े बड़े पत्थर होंगे, नदियाँ इन पत्थरों के नीचे दब के छुप जाती हैं। सिंधु से तीस्ता नदी के बीच वाला एरिया भाबर एरिया होता है। तराई वाला एरिया होता है भाबर के साउथ वाला एरिया। बहुत अधिक नमी होती है, दलदली वाला पार्ट होता है। नदियाँ पुण्य धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। घने वन और जैव विविधता का विशाल भंडार होता है तराई। बांगर एरिया होता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेंगे, पुराने जलोढ़ मैदान होते हैं, कंकर रेत अधिक होगी, बिल्कुल आपका कम उपजाऊ वाला एरिया, रबी के लिए बेस्ट होता है बस। खादर वाला एरिया हर साल बाढ़ आएगी। नवीन मैदान, नवीन जलोढ़ मैदान, हर साल मिट्टी की नई परत आ जाएगी। पंजाब में इन्हें बेत कहते हैं, खरीफ की फसल के लिए बेस्ट होता है, अधिक उपजाऊ। तो आपको भाबर, खादर, बांगर और तराई ये सारे चारों अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये छोड़ो, ये अभी तक आया नहीं इनसे क्वेश्चन। ये आपकी सांबर, डिडवाना, लून, ससार, कुचामन, डेगाना, ये सांबर, ये सबसे राजस्थान की बड़ी बड़ी झीलें हैं। गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, ये 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना कुछ आता नहीं है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच यही आपका मैदान है। द्वीप समूह, देखो 2 ही द्वीप समूह हमें पता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप आपके टर्सरी पर्वतमाला के हैं। और नरकंडम सुसुप्त यानी आपका डोरमेंट वोल्केनो है नरकंडम, यानी एक बार इसमें विस्फोट हुआ और अभी ये शांत पड़ा है। बैरन आपका एक्टिव वोल्केनो है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है भाई सैंडल पीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हुगली नदी के किनारे आपका गंगा सागर द्वीप भी है। न्यू मरे द्वीप भी आपका स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। पंबन द्वीप किस खाड़ी में? मन्नार की खाड़ी में है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। आंध्र प्रदेश के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ से हम अपने लॉन्च करते हैं रॉकेट वगैरह। ठीक है, जो भी है। हेयर द्वीप आपका तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर दूर है। तूतीकोरिन आपकी एक सी पोर्ट भी है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है मध्य अंडमान, इतना आप याद रखना। लक्षद्वीप की बात करें तो ठीक है, तो देखो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी सभी मुझे इसका रिवॉर्ड कैसे दे सकते हो। मैक्सिमम मेरे चैनल को आप ग्रो अप कीजिए। आप अपने घर के मोबाइल से चाहे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए बच्चे, क्योंकि व्यूज़ तो फिर भी आ जा रहे हैं, बस सब्सक्राइबर नहीं बन रहे। आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी फ़ोन से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। आपके 1 मिनट लगना है और मेरे चैनल को ग्रो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं अपने चैनल को आगे नहीं चला पाऊँगी, फिर मुझे अपना चैनल यहीं पर बंद करना पड़ेगा। तो इसमें लॉस आपका भी है कहीं ना कहीं। जो इतना मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ यूट्यूब पर, वो मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी। और शायद अगले साल से मैं आपको टीजीटी के चारों सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। सभी के सभी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, तो ताकि मेरा चैनल ग्रो करें। स्टडी विद दीपा सैनी चैनल के साथ मैक्सिमम जुड़िए। और कोई भी आपको नोट्स चाहिए टीजीटी एसएसटी के भी, और आपको पीजीटी ज्योग्राफी के, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आपकी टीजीटी और पीजीटी की केवीएस में भी वैकेंसी निकल चुकी हैं भारी भरकम, जिनके लिए सीटेट क्वालिफाई चाहिए और बीएड चाहिए। अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो। तो पीजीटी ज्योग्राफी के नोट्स आपको मेरे पास से भी मिल जाएंगे, केवीएस टीजीटी के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी भी कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। बस प्लीज़ मैक्सिमम मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो भाई इसमें लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप आइलैंड आ जाता है, ये इसका सबसे बड़ा समूह है। फिर मुंबई आपके सालसट द्वीप पर है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। खदिया बेट और अलिया बेट, ये भी नर्मदा ताप्ती वाले आपकी नदी के महाने पर ही स्टार्ट है। अब आता है देखो मानसून। मानसून से जो क्वेश्चन आता है ना, सबको पता है केरल में एंट्री करता है, साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन होती है। 1 जून को एंट्री हो जाती है। सबसे पहले जो बारिश होती है वो अप्रैल और मई में होती है, जिसे हम बोलते हैं प्री मानसून रेनफॉल। प्री मानसून रेनफॉल में क्वेश्चन यहाँ से आता है। केरल में इसे आम्र वर्षा कहते हैं प्री मानसून को। ठीक है, यानी मानसून से पहले वाली बारिश। कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम या फूलों की बारिश। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी पटसन के लिए बेस्ट होती है, चावल के लिए बेस्ट होती है। आसाम में इसे चाय की बौछार या बारदोली छिड़ा बेस्ट ऑफ टी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका मेन मानसून, जिससे हमारे यहाँ गर्मियों में क्या होती है, खूब बारिश होती है। जून से अगस्त के बीच होता है मेन मानसून। जून में एंट्री कर ली, 5 जून में यहाँ पहुँच गया, 10 जून में यहाँ पहुँच गया, 15 सितंबर तक यहाँ, और फिर यहाँ तक होते हुए 15 सितंबर के बीच वापस लौटना स्टार्ट कर देता है हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून।
भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। मानसून विच्छेद आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक बार 1 सप्ताह तक बारिश हुई और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक आपकी बारिश ही ना हो तो उसे बोल देते हैं मानसून विच्छेद। मानसून प्रस्फोट क्या होता है भाई, लगातार आपकी कंटिन्यू बारिश हो रही है तो वो होता है आपका मानसून प्रस्फोट। अब होता है शीतकालीन या लौटता हुआ मानसून। अब ठंड आएगी हमारे इंडिया में, 15 सितंबर से दिसंबर के बीच होता है भाई ये वाला एरिया। इसमें क्या होगा, लौटते हुए मानसून की वजह से तापमान आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, जिसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। आपका जो टेम्परेचर है वो तेजी से गिरने लगता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भयंकर ठंड पड़ती है इस दौरान। और 15 अक्टूबर तक मध्य भारत और नवंबर तक दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर आपकी बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात आपको सबको पता है, मध्य एशिया की ओर से आती हैं ये हवाएं, और ये हवाएं जेट प्रवाह की तरह होती हैं, आकर इंडिया में भी यह क्या लाती हैं, चक्रवात लाती हैं, साइक्लोन लाती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लाती हैं, तो आपकी भयंकर तबाही मचाती हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, ये शीतकालीन जो मानसून है ना, इन्हें मावट के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ड याद रखना, मावट है शीतकालीन मानसून का नाम। और हिमाचल में सेबों के लिए सबसे बेस्ट होता है। लौटता हुआ मानसून जो होता है वो बंगाल की खाड़ी से क्या लेता है भाई, आर्द्रता ग्रहण करता है। बारिश आपकी 3 टाइप की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में होती है, यानी हवा जब भूमध्य रेखा के आसपास वाले में एरिया में ऊपर उठती है, गर्म होती है, बादल बनाती है, वर्षा करती है, इसे 4 बजे वाली रेनफॉल भी कहते हैं, और मूसलाधार बारिश होती है। पर्वतकृत वर्षा यानी ऑर्गेनिक, इसमें ओरोजेनेटिक, तो इसमें होता है भाई आपके जो माउंटेन है उसके सहारे हवा ऊपर उठने लगती है, गर्म होकर बादल बनाती है, वर्षा करती है, तो ये होती है पर्वतकृत मानसून। ठीक है, दूसरे ढलान पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, रेन शैडो एरिया। तीसरा होता है चक्रवातीय बारिश, इसमें आपकी गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा दोनों आपस में मिलती है, तो उनके बीच में एक दीवार बन जाती है जिसे फ्रंट या वाताग्र कहती हैं। ठीक है, और इसी दीवार पर हवाएं, गर्म हवा ऊपर उठकर बादल बनाती है और वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है मानसून का निवर्तन। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन और प्रत्यावर्तन यानी लौटने की ऋतु कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटना स्टार्ट कर देता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। सबसे पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से मानसून लौटता है। ये वाटरफॉल है, देख लेना एक बार, जो वाटरफॉल है आपके भारत का सबसे ऊंचाई पडलोबस कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी पर है, 225 मीटर इसकी हाइट से है ये। इसे बोलते हैं जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी वाटरफॉल। ये ना वाटरफॉल महाबलेश्वर राज्य में उसमें पड़ता है जगह में। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है आपके कर्नाटक में कावेरी नदी पर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार हुंड्रू भी पूछा गया था, स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। स्वर्ण रेखा लोहे के कारखाने वाली बात याद रखना। धुआंधार और पुनासा दोनों के दोनों नर्मदा में, जबलपुर में। फिर आ जाता है अगेन इंपॉर्टेंट, और आप सबको पता है यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो, कश्मीर घाटी आपकी पड़ती है ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच। दून घाटी पड़ती है मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच, दून और द्वार घाटियाँ। फिर बाबर वाला एरिया आ जाता है, बड़े बड़े पत्थरों वाला, जिसमें नदी खो जाती है। तराई वाला एरिया आ जाता है, नदी बहने लगती है दोबारा से। पुराने जलोढ़ मैदान आ जाते हैं, जिन पे कभी बाढ़ नहीं आते, कम उपजाऊ, रबी के लिए बेस्ट होते हैं। फिर नए खादर एरिया आ जाता है, जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, खरीफ के लिए बेस्ट होते हैं ये खादर वाले एरिया। भाई भारत में 8 टाइप की मिट्टी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। ये 8 मिट्टियाँ देख लो। पर्वतीय मिट्टी, बाबर और तराई आ जाते हैं पर्वतीय मिट्टी में, और जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादर आ जाती हैं। काली मिट्टी, इससे ये क्वेश्चन आता है, कपास के लिए बेस्ट, दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। लैटराइट मिट्टी चाय और मसालों के लिए बेस्ट होती हैं। ठीक है, लाल, मरुस्थलीय, पिट, कोयली, ये सारी आती हैं। जलोढ़ मिट्टी 43.7% पार्ट पर है, सबसे ज़्यादा पार्ट पर आपकी जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलती है। भाई आपकी काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी भी है, ज़्यादा आर्द्रता ग्रहण करती है, नमी ग्रहण करती है, सिंचाई की ज़्यादा अवस्था होती है। कपास, गन्ना, तम्बाकू सबके लिए बेस्ट होती है काली मिट्टी। चिपचिपी होती है, सिकुड़ने के बाद इसमें दरारें भी पड़ जाते हैं, इसे सवता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी काली मिट्टी है, एक बार ये क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड लेवल की चरनोज़म जो मिट्टी है उससे बिल्कुल एक जैसी समानता रखती है। लाल मिट्टी आपके 6.1 किलोमीटर एरिया पर है। ठीक है, लाल मिट्टी से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, मोटे कणों के कारण इसमें छेद पाए जाते हैं, नमी को ये अधिक रोक नहीं पाती। ठीक है, और आपके लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका लाल रंग है, ज़्यादा लोहे की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर आती है। तीसरा आता है लैटराइट मिट्टी, जो मैक्सिमम वर्षा वाले एरिया 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाले एरिया में मिलती हैं।
आपकी ईंट के समान कठोर होती है। पीजीटी स्टूडेंट्स याद रखो, पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर में था ये। और भाई आर्द्र और शुष्क जलवायु मिलती हैं, लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका भी लाल रंग है। बिल्कुल ये सारी ऐसी विशेषताएं थी कि लैटराइट मिट्टी की निम्न में से कौन कौन सी विशेषताएं करेक्ट हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था पीजीटी ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एक ये क्वेश्चन भी आता है किस मिट्टी में लीचिंग प्रॉब्लम होती है, अपसलन क्रिया होती है, तो वो भी आपकी कौन सी होती है भाई, लैटराइट मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, देखो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, ज्वार बाजरा मोटे अनाज सरसों इनके लिए बेस्ट होती है। बलुई और क्षारीय मिट्टी होती है इसमें, ठीक है। लवणीय मिट्टी अनुपजाऊ होती है बट तटीय एरिया में मिलती है, नारियल के लिए बेस्ट होती है। ये सारे लवणीय मिट्टी के ही नाम है, ये सारे नाम है, आप लर्न कर लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। रे, कलर, उसर, थारड़, थूर, चौपन, ठीक है। पिटमय जैविक दलदली मिट्टी दलदल वाले एरिया में पाई जाती है, डेल्टाई वाले पार्ट में यही पाई जाती हैं। और जैविक मिट्टी भी इसमें काफ़ी आ जाती है, डेल्टाई पार्ट आ जाती है। ये वर्ल्ड की मिट्टी है, ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आता, काली मिट्टी से आता, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बस आप ऐसे याद रखना, जैसे गंगा के प्लेन मैदान वाली मिट्टी इंसेप्टी सोल से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद लाल मिट्टी आपके एल्फी सोल से रिलेटेड है, और काली मिट्टी आपकी वर्टी सोल से रिलेटेड है। और उसी तरीके से आपके अलग अलग पार्ट हैं। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा आता है। सर्वाधिक वना आवरण यानी वन का जो आवरण प्रतिशत वाले, तब आपका नंबर 1 पर आता है मिजोरम। सबसे कम एरिया पर जो वन है वो हरियाणा में है भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा फिर इसमें अरुणाचल प्रदेश, उसमें भी दूसरे नंबर पर था। फिर आएगा मेघालय और फिर आएगा मणिपुर वन आवरण में। तो सबसे ज़्यादा पार्ट आपके नॉर्थ ईस्ट में ही है। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में देखो, सबसे ज़्यादा आपके प्रथम स्थान लगता है लक्षद्वीप 90.33, फिर सेकंड पर अंडोमान निकोबार, और सबसे कम है आपके न्यू दिल्ली में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से हमेशा क्वेश्चन आता है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, तो ध्यान से पढ़ना इसको। औसत तापमान इतना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 70 सेंटीमीटर से अधिक आर्द्रता, ताड़, महोगनी, नारियल, अबोनी, आबनुस, ये सारे इसी में ही आते हैं। इन्हें 16 वन के नाम से भी जाने जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होते हैं, कठोर होते हैं, एक साथ नहीं मिलते। पतझड़ी या मानसूनी वन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होगी, अपनी पत्तियां गिराते हैं। भारत के मैक्सिमम एरिया पर यही वन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लकड़ी कोमल होती है, कठोर होती है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और सूक्ष्म पर्णपाती। कांटेदार वन और मरुस्थलीय वन, इनसे ये क्वेश्चन आता है कि इन वनों की जड़ें बहुत लंबी और बहुत गहरी होती हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इनसे आ चुका है। डेल्टाई, मैग्रो, अनुप, वेलांचली, ज्वारीय वन, इनके सारे नाम आपके फिंगर्स पर रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है इनसे, किन वृक्षों की जड़ें जटाओं की तरह लंबी होती है, या डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं। पर्वतीय वन आप सबको पता है, पर्वतीय इलाकों में। अब यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर देखो, इनकी हाइट कई बार आ जाती है कि इनको इनकी हाइट से मिलाओ पीजीटी ज्योग्राफी में, तो आपको याद रखने हैं कि कौन से वन आपके कितनी हाइट तक है, ये हाइट, ठीक है। आर्द्र शीतोष्ण वन 3000 हाइट तक, शीत शीतोष्ण 3700 हाइट तक, अल्पाइन वन 4800 हाइट तक, और सबसे ऊंचाई पर आपके टुंड्रा वन 5100 मीटर की हाइट पर, जहाँ पर फूलवार झाड़ियाँ मिलती हैं। साउथ में तो भाई आपकी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ, वहाँ पर जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं उन्हें सोलास के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपके वृक्ष आते हैं। अब आ जाती है आपकी जनगणना। 2011 में भाई भारत की 15वीं जनगणना थी। पहली जनगणना हुई थी 1749 में स्वीडन में, वर्ल्ड की। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी, और संपूर्ण जनगणना भारत के 1881 से हुई है, ठीक है। हेनरी वाल्टर भारत की जनगणना के पिता हैं। और ये तो छोड़ो तुम, अब क्वेश्चन जो आते हैं हमारे वो यहाँ से आते हैं। 11 जुलाई आपका विश्व जनसंख्या दिवस है। अब दिवस वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं ना, तो इन्हें भी ऐड करते चलो। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी ज्योग्राफी में कि भारत में जनसंख्या नीति 2020 में ये कहा गया कि भाई भारत की जो 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, और हो सकता है ये भी बोला गया है कि 2045 तक भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या बन जाएगा, देश बन जाएगा। भारत में 90% जनसंख्या 10% एरिया पर है, और 10% जनसंख्या 90% एरिया पर है। ये आपकी हैं वो कंट्रीज, चीन, भारत, यूएसए, ये रैंकिंग है आपकी पॉपुलेशन में। अब देखो भारत की जनगणना ये भाई 1.21 अरब यानी 121 करोड़ के लगभग, ठीक है, या 121.12101 लाख के लगभग। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या अफ्रीका से 2 गुना, ऑस्ट्रेलिया से 44, रूस से 2.5, उत्तरी अमेरिका से 2.8, ब्रिटेन से 7 गुना अधिक है।
अब ये काल याद रखोगे, ये काल आपको टीजीटी में भी पूछे जाते हैं और पीजीटी में भी। 4 चरण आते हैं। सबसे धीमी जनसंख्या, देखो याद रखना स्टार्टिंग में बिल्कुल धीमी जनसंख्या थी, क्योंकि लोग मरते भी ज़्यादा थे और पैदा भी ज़्यादा होते थे, और बीमारी यानी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी ना, तो मरते भी ज़्यादा थे। तो 1872 से 1921, फिर 1921 से 51 के बीच में क्या हुई, मध्यम वृद्धि हुई। धीरे धीरे आपके व्यापारिक और राजनीतिक अस्थिरता, डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं हुआ, पर वृद्धि हुई, पर थोड़ी धीरे, तो मध्यम वृद्धि। फिर हुई भाई आपकी तीव्र वृद्धि। क्यों हुई, हेल्थ रिलेटेड, चिकित्सा में सुधार आ गया, अकाल पर नियंत्रण पड़ गया, भोजन मिल गया, हेल्थ इशू ठीक हो गए, तो क्यों मरेंगे, ठीक है। तो सबसे तीव्र वृद्धि मानी जाती है 51 से 71। और इसके बाद भी अति तीव्र वृद्धि 71 से 2001 के बीच, जिसमें आपकी अब पॉपुलेशन 102 से 121 करोड़ हो गई थी। तो 2001 और 11 के बीच की बात है। 54.8 करोड़ से आपके 102.7 करोड़ के बीच हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, भारत का लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, ये बिल्कुल आपको पॉइंट्स पर और एग्जैक्ट याद रखनी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 शहर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। देखो पॉपुलेशन की बात करें, यूपी नंबर 1, महाराष्ट्र सेकंड, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, लोअर सिक्किम और मिजोरम। ज़्यादा याद नहीं कर सकते, 2-2 जरूर याद कर लेना। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर की, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में 27, फिर अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद आपकी आती है भाई, मैं नेगेटिव की बात करें तो नागालैंड में -0.47, और सेकंड नंबर पर आती है केरला। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा है 1102, वेस्ट बंगाल में 1029। सबसे कम डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश में 17, और फिर सेकंड नंबर पर मिजोरम। सेक्स रेशो की बात करें, केरल में सबसे ज़्यादा है 1084, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु। लोएस्ट की बात करें, तमिलनाडु आता, सबसे कम सेक्स रेशो लिंगानुपात हरियाणा में है, फिर दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर में, तीसरे नंबर पर सिक्किम में। लिटरेसी रेट केरल में सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत है, ये भी याद रखना होगा। दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है। बिहार में सबसे कम है 63.82%, और भारत का कितना है 74.04%, ठीक है, ये भी याद रखना। लिटरेसी रेट मेल और फीमेल की बात करें भाई, मेल ये भी आपके आते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी आ चुके हैं ये दोनों क्वेश्चन। मेल 82.14% है और फीमेल है 65.46%। बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना है, एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। हाईएस्ट भाई आपकी फीमेल लिटरेसी केरला में है, और लोएस्ट आपकी किस में है, राजस्थान में। पुरुष जनसंख्या 51.53% और महिला जनसंख्या 48.46%। नगरीय जनसंख्या भी आती है, एग्जाम में पूछी जाती है। गोवा में सबसे ज़्यादा है 62.17%, फिर सेकंड नंबर पर मिजोरम। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में 89.96%, सेकंड नंबर पर बिहार आता है। ये आते हैं आपके हाईएस्ट जनसंख्या और लोएस्ट जनसंख्या वाले जिले नहीं पूछे जाते, ठीक है, ये आप छोड़ दो, आपके पार्ट का नहीं है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है भाई पुदुचेरी, और सबसे कम है दमन और दीव में। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य 0 से 6, आजकल 0 से 6 वाला पीजीटी ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है, तो नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मिजोरम में है सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों वाला लिंग अनुपात लड़कियों का, और सेकंड नंबर पर मेघालय आता है। न्यूनतम आपका वही हरियाणा रहेगा, सेकंड नंबर पर पंजाब। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली चंडीगढ़ में रहेगा, केंद्र शासित प्रदेशों में, और न्यूनतम रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर आते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कोड क्षेत्र। इसमें भाई कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता मानव गतिविधि पर। मध्यवर्ती क्षेत्र में आपका रिसर्च वर्क हो सकता है, पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं। अनावतरण क्षेत्र होता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर जो रिजर्व क्षेत्र है वो 1986 में हुआ था, और दूसरा था नंदा देवी जो कि 1988 में स्थापित हुआ। अब आपको ये सारे नेम याद होने चाहिए, बिल्कुल फुल फिंगर पर आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं सीधे के सीधे। आपको ये सारे लर्न कर लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से। 18 है, 18 के 18 कौन सा सीधा क्वेश्चन आएगा। कच्छ का रण किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, आपके गुजरात में। पन्ना किस राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। कब आया था ये अधिनियम, ठीक है। संकटग्रस्त आशा, ये छोड़ो तुम। वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क हम कहें, जहाँ पर पहला नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड का आपका था अमेरिका का येलोस्टोन नॉर्थ अमेरिका में, और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था भाई ग्रीनलैंड, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड में। भारत का सबसे बड़ा था नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, 1985.4 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भारतीय टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, 1973 में। पहली बार जनगणना बाघ जनगणना 1972 में हुई। पहला राष्ट्रीय उद्यान हैले नेशनल पार्क था, 1936 में बना था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। हंगुल परियोजना ये यूरोपियन रेडियर प्रजाति का एक हिरन है, हंगुर परियोजना, ठीक है।
थामिन परियोजना, थामिन मृग मणिपुर लोकटक झील में ये थामिन परियोजना है, कछुए संरक्षण से रिलेटेड है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य आपके अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। अब आपको देखो मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, आप ये याद कर लेना, ठीक है। हम सारे नहीं पढ़ेंगे। दाचीगाम पूछा जाता है, सलीम अली पूछा जाता है और किश्तवाड़ पूछा जाता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का पिन वैली एक ही है, याद कर लेना। उत्तराखंड का देखो ये जिम कॉर्बेट लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया का पहला नेशनल पार्क था, टाइगर्स के लिए फेमस था और पहले इसका नाम था हैले नेशनल पार्क, बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजाजी नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके हरियाणा के भी पूछे जाते हैं। हरियाणा जिक्के में सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये आपका गुड़गांव में, और कालेसर यमुनानगर में, क्योंकि एच स्टेट है तो हरियाणा जिक्के भी आएगी, तो हरियाणा के लर्न कर लेना। राजस्थान रणथंभौर, राजस्थान के पूछे जाते हैं भाई। राजस्थान के आपको रणथंभौर वाला, सरिस्का और केवलादेव घाना, ये तीनों पूछे जाते हैं। रणथंभौर माधोपुर जिले में टाइगर के लिए फेमस है। सरिस्का आपका टाइगर के लिए फेमस है, अलवर में है। केवलादेव घाना ये आपके ये पूछा गया था कि ये किसके लिए फेमस है और कहाँ पर है, तो भरतपुर में है। ये सीधा राजस्थान ऑप्शन मिलेगा। दुर्लभ पक्षियों के लिए ये फेमस है। गुजरात का आता है, गुजरात का एक ही पूछा जाता है बार बार, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी पूछा गया है, बांधवगढ़ पूछा गया है, पंच भी पूछा गया है, ठीक है। और कर्नाटक का बांदीपुर पूछा जाता है बार बार, हाथियों के लिए फेमस है। केरल का साइलेंट वैली आ चुका है, पेरियार आ चुका है, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये भी आपके केरल में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भाई आपका नरसिंह स्वामी, नहीं, तेलंगाना, उड़ीसा, सिमलीपाल याद कर लेना, ठीक है। आपके झारखंड, अरुणाचल प्रदेश से नामदफा याद रखना, भारत का सबसे विस्तृत नेशनल पार्क है ये, ठीक है, ये याद रखना। आसाम के आपको लर्न करने पड़ेंगे, काजीरंगा, मानस और नामेरी, तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। मेघालय का नोकरेक रहेगा। मणिपुर का काइम्बोल लमजाओ ये भी पूछा जाता है क्योंकि लोकटक झील के निकट है, काफ़ी अद्भुत तैरता हुआ पार्क से दिखाई देता है, अपनी ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है ये। मिजोरम मुलेन और डंपा नाम की उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर मिलती है, और सिक्किम में कंचनजंगा। हाँ, अब ये, और भारत में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये 6 की 6 आपको लर्न होने चाहिए, कौन सा कहाँ तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ठीक है, यूपी के इलाहाबाद से, और फिर वेस्ट बंगाल में हल्दिया तक जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना, और इसकी लंबाई टोटल कितनी 1620, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी तक जाता है, ठीक है, 891 किलोमीटर ये लंबा, भारत और बांग्लादेश की इसकी साझेदारी है। 3 वाला जाता है साउथ में कोट्टापुरम से कोलम तक, 2005 किलोमीटर ये लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कोकीनाडा से पद्दुचेरी नहर तक 1095 किलोमीटर, गोदावरी से कृष्णा नदी को जोड़ा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 से। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्राह्मणी नदी से आपका पूर्वी तट नहर तक। तो पहले तो 1 2 3 4 ही पूछ लिए दादा, बाद के तो बहुत कम पूछता है, 5 और 6, तो पहले 4 तो आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 बराक नदी में लखीमपुर से बर आगे गंगा तक आपका ये जाता है। नेक्स्ट आता है भाई भारत में रेल परिवहन। 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी रेल परिवहन भारत में। मुंबई और थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। 34 किलोमीटर लंबा था, सर्वाधिक लंबे रेल मार्गों में से एक थी। भारतीय रेल को 8 मंडलों में बांटा गया, 8 मंडलों में इसे विभाजित किया जाता है। नया रेलवे मंडल दक्षिण तटवीय रेलवे आपका विशाखापट्टनम में है। कोयले से चलने वाला अगर देश का सबसे पुराना भाप की बात करें तो फेरी कवीन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और ये भी आ चुका है प्रथम विद्युत इंजन कौन सा था, डेक्कन कवीन। प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी, वो भी डेक्कन क्वीन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है इन तीनों से। बड़ी लाइन, मध्यम लाइन और छोटी लाइन। बड़ी लाइन आपके इतने मिलीमीटर की होती है 1000 की, मध्यम लाइन और आपके ये आपकी बिल्कुल छोटी लाइन होती है 762 कुछ की, ठीक है, पॉइंट आएगा बीच में। मेट्रो भाई कोलकाता फिर बाद में दिल्ली में स्टार्ट हो गई थी। वायु परिवहन आपकी 911 से 1911 में स्टार्ट हुई। इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी सबसे पहली बार उड़ान के दौरान भरी गई थी। 1953 में इसको नेशनलाइज करके एयर इंडिया लिमिटेड आ गया था और इंडियन एयरलाइंस आ गया था, जिसे इंडियंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब गैस पाइपलाइन की बात करें तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, याद रखना आप, आसाम के नहर काटिया से तेल कुओं से नूनमती और बिहार में बरौनी तक की आपकी जो रिफाइनरी है वहाँ तक है पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन आप याद रखना, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ 1750 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है,
ठीक है। कम्युनिकेशन तो छोड़ो, कम्युनिकेशन में आप याद रखना रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था, 1923 में, ठीक है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया था। 1927 में फिर 57 में सॉरी इसे आकाशवाणी कहा जाने लग गया था। दूरदर्शन का पहला आपका टेलीकास्ट हुआ था भाई 15 सितंबर 1959 में। साइट की फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में आई थी, तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शंस टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। रंगीन टीवी भाई जब मैं पैदा हुई जब से स्टार्ट हुए थे 1992 में। उपग्रह संचार प्रणाली, आप देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इनसेट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, ये 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। दूरसंचार, मौसम संबंधी और आपदा से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम बताते हैं। नेशनल हाईवे, ये एक्ट आया था 1988 में, 1995 से काम शुरू हुआ और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेशनल ऑथोरिटी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का। तो इस तरीके से आपके नेशनल हाईवे है। अब आपके पहले पुराने वाले ये थे भाई, दिल्ली से अमृतसर, फिर दिल्ली से कोलकाता था दूसरे वाला। थर्ड वाला फिर आपका भाई आगरा से आपके मुंबई था। फोर्थ वाला मुंबई से फिर आपका भाई चेन्नई था। फिफ्थ वाला चेन्नई से फिर कोलकाता पहुंच गए, ठीक है। फिर कोलकाता से फिर दोबारा मुंबई पहुंचे। सिक्स वाला, सेवन्थ वाला था वाराणसी से फिर साउथ में कन्याकुमारी तक, जो कि सबसे लंबा था। ये पहले वाले हैं। और सबसे छोटा था 47A जो कि केरल में पड़ता था। अब आपके ओड इवन नंबर आ गए, ठीक है। अब आप याद रखना पहले NH7 था ना, अब आपका NH44 है। श्रीनगर से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा हाईवे। NH1 जम्मू को लद्दाख से जोड़ता है। NH2 असम को मिजोरम से जोड़ता है। NH3 अटारी को लेह से जोड़ता है। लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, ये लर्न रख लेना थोड़ा सा। NH44 ये आपका 3745 किलोमीटर लंबा है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। फिर NH27 ये दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, गुजरात से असम के बीच है आपका NH27। इस तरीके से सबसे छोटे की बात करें तो अब आपके दो नेशनल हाईवे 118 और 548 है, दोनों की लंबाई सिर्फ 5 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को आई थी। 500 से ज़्यादा आबादी वालों में सड़कें बनानी थी, गांव को सड़कों से जोड़ना था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसका नाम पड़ा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1991 से शुरू हुई, 2001 में इसमें काम स्टार्ट हुआ, 2012 में पूर्ण हो गई। 5846 इसकी लंबाई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को सब आपस में ये जोड़ती है। चतुर्भुज आकार का ये एक रोड मैप है, काफ़ी स्टेट से गुजरती है, 4 से 6 लाइन वाला है। उत्तर से दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम सिलचर से पोरबंदर, ये भी आप याद रखना। दोनों गलियारे एक दूसरे को भाई झांसी पर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। USA नंबर 1 पर आता है सड़क परिवहन में, और भारत दूसरे नंबर पर आता है सड़क परिवहन में। ये भी याद रखना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई में बात करें, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। देखो बॉलीवुड है, कंट्री है, तो सड़कें ज़्यादा होंगी। फिर यूपी है, फिर राजस्थान है। सर्वाधिक घनत्व यानी सबसे ज़्यादा सड़कें, सबसे घनी बिछा हुआ जाल केरल में सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में सबसे कम, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली में, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग आपका लेह श्रीनगर मार्ग है, जो कि कराकोरम दर्रे को पार करता है, ठीक है। हाँ, अब ये आता है। देखो सबको पता है भाई, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु मई से जुलाई तक बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर काट लेंगे। कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये सारी फसलें आपकी आती हैं। खरीफ की फसल यानी गर्मियों की फसल, मानसून आता है जब इसे बोते हैं, और मानसून जाता है जब इसे काट लेते हैं। रबी यानी सर्दी, अब ये जो टाइम पीरियड है सर्दी की फसल बोने का है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, दिसंबर अप्रैल तक काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर दाल, राई, ये सब कुछ इसमें आता है। जायद की फसल अप्रैल मई में बोई जाती है, गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती है। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये सारी आपकी जायद की फसलों में आती हैं। नकदी फसल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये आपकी नकदी फसलों में आती हैं। अब आ जाती हैं आपकी प्रमुख फसलें भाई, आपकी जो अमन, ओस, बोरो, ये आपकी तीनों फसल चावल की है। तीनों ये आपकी किस्में हैं। वर्षा चाहिए 75 से 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक। भारत के चावल के अंतर्गत 28% एरिया आपका भारत में ही है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और आपको स्टेट याद रखने मैक्सिमम तो चावल में नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पर आता है यूपी, थर्ड नंबर पर आता है आपका पंजाब। वर्ल्ड में नंबर 1 चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया। गेहूं में भी वर्ल्ड में चाइना और फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर पर इंडिया। भाई 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। नंबर 1 यूपी, सेकंड नंबर पर पंजाब। बट अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में फर्स्ट पूछे, आंसर रहेगा पंजाब, और फिर आएगा हरियाणा।
मोटे अनाज में ध्यान से देख लो, जौ में यूपी है, एक एक ही याद कर लेना। ज्वार में महाराष्ट्र, बाजरा में राजस्थान, चना में एमपी है, मक्का आंध्र प्रदेश, और दालों में आपका महाराष्ट्र स्टेट नंबर 1 है। तिलहन देखो, मूंगफली सबसे बेस्ट होती है, गुजरात की मोटी मोटी और लंबी लंबी होती है, ठीक है। सोयाबीन में आपका एमपी फर्स्ट रहता है, वर्ल्ड में यूएसए फर्स्ट है। सरसों में भैया आपका चाइना वर्ल्ड में है, और हमारे यहाँ सरसों में और बाजरे में दोनों में राजस्थान फर्स्ट है, ठीक है। हल्दी में आंध्र प्रदेश फर्स्ट है इंडिया में। काजू में केरल, कैसे काजू कैसे केरल, ऐसे याद कर लेना। गन्ना में आपका, गन्ना देखो, गन्ने को ध्यान से देख लेना। प्रति हेक्टेयर उत्पादक की बात करें तब तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, वैसे उत्पादक में यूपी नंबर 1 है, और ज़्यादा एरिया पर महाराष्ट्र के में बोया जाता है। तो भारत विश्व में गन्ने के अतिरिक्त 35% एरिया हमारे भारत में ही है, जो कि सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड में नंबर 1 ब्राज़ील, सेकेंड नंबर पर इंडिया। चाय में भाई नंबर 1 इंडिया, दूसरे नंबर पर चाइना, आसाम और तमिलनाडु। चाय के लिए वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। लेबर आपकी सबसे ज़्यादा होती है, इसमें सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। जल प्रिय पौधा होता है, जड़ में पानी नहीं रुकना चाहिए इसकी में, पर्वतीय ढलानों में बोई जाती है। कहवा से सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सा स्टेट, तो कर्नाटक स्टेट, ये याद रखना। चिकमंगलूर को भारत का कहवा बागान भी कहती हैं, कर्नाटक का चिकमंगलूर को, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन होता है। कपास से आता है कौन सा स्टेट, नंबर 1 है गुजरात, सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र। काली मिट्टी, कॉटन और रेगुड़ मिट्टी भी आप कह सकते हो। जूट में नंबर 1 पर आता है भाई, वर्ल्ड में तो भारत, और इंडिया में वेस्ट बंगाल 75% अकेला ही करता है। रबड़ में वर्ल्ड में आता है थाईलैंड, और इंडिया में केरल। सूर्यमुखी में कर्नाटक, नारियल तेल में केरल, नारियल भी सबसे ज़्यादा केरल में होते हैं, और मसालों में भी केरल ही नंबर 1 आता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट खनिज संसाधन। धात्विक खनिज, धातु होती है लोहे, अलोहे जो लोहे वाली होती हैं, अधात्विक ये छोड़ो। नवीकरणीय, ये समझ लो, वे खनिज संसाधन जिसे एक बार यूज करके आप दोबारा यूज में हम ला सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, हवा, तो ये नवीकरणीय होते हैं और असमाप्य होते हैं। अनवीकरणीय और समाप्य वे जिन्हें एक बार यूज कर लेंगे दोबारा यूज नहीं करेंगे। कोयला, पेट्रोलियम खत्म हो जाते हैं, दोबारा यूज कहाँ से करेंगे भाई। लोहा ये 4 प्रकार का होता है, ये चारों प्रकार याद रखने हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। फिर उसके बाद आपको रैंकिंग भी याद रखनी है लोहे की। सबसे पहले भाई आपका आता है उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। नंबर 1 उड़ीसा, सेकंड नंबर पर कर्नाटक। ये आपके कुछ खाने हैं, तो देखो माइंस तो आपको डिटेल में पढ़नी है। देखो अब एग्जाम में बाबा बुदन आ चुकी है, कुद्रेमुख आ चुकी है, ठीक है, ये आ चुकी है आपकी, बादाम पहाड़ आ चुकी है, मयूरभंज सुंदरगढ़ आ चुकी है, नोवा मंडी लास्ट एग्जाम में आई थी। तो इस तरीके से स्टेट दे दिए जाते हैं और खाने दे दी जाती है, कहते हैं मैच इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो लर्न कर लेना अच्छी तरीके से। कोयला में सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट कोयला, 95 से 98% होता है। सेकंड नंबर बिटुमिनस, 55 से 65% गोंडवाना टाइप का, और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस मिलता है। फिर लिग्नाइट और पिट, पिट सबसे घटिया, लकड़ी से कोयला बनने की पहली अवस्था होती है पिट। अब ये होते हैं भारत में, रानीगंज सबसे पहला कोयला क्षेत्र था, 1776 में पहली खानी खोदी गई थी। फिर झारखंड, उड़ीसा ये आ जाते हैं। इनमें भी जो तमिलनाडु में नवेली में लिग्नाइट कोयला मिलता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। खनिज तेल, असम का डिगबोई देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। डिगबोई में सबसे पहला कुआं खोदा था तेल का 1959 में, खनिज तेल का। उसके अलावा भाई मुंबई तट से 176 किलोमीटर की दूरी पर भी आपका तेल मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, ये मंगला तेल क्षेत्र कहाँ है, भाग्यम कहाँ है, ऐश्वर्या कहाँ है, ये तीनों आ चुके हैं, ये राजस्थान में है, ठीक है। और खंबात और अंकलेश्वर ये गुजरात में है, तेल के प्रमुख तेल क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी में इससे भी आपका तेल क्षेत्र मिला है। अलियाबाद से भी तेल क्षेत्र मिले, जो कि गुजरात के भावनगर के निकट है, और अलग अलग एरिया से आपके तेल क्षेत्र मिले हैं। मैग्नीज में आपको सिर्फ याद रखना उड़ीसा फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र। तांबे की कमी है, फिर भी आपको ये पूछी जाती है, ये माइंस आती हैं। खेतड़ी खान, ठीक है, राजस्थान में फेमस तांबे की कौन सी खान है, खेतड़ी खान है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और झारखंड में सिंहभूम। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड देश का एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत कारखाना है। बॉक्साइट किसका आयशक है, ये क्वेश्चन आता है, तो राइट आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। 55 से 65% इसमें मात्रा रहती है। मुंबई प्रमुख उत्पादन राज्य है आपके हीरे का, एमपी यानी मध्य प्रदेश, पन्ना और सतना जिला। चांदी सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है चांदी का, ये भी याद रखना। ये अगेन रिपीटेड पेज है। सोने में भाई कर्नाटक नंबर 1 है। हट्टी की खान आ जाती है आपकी, कोलार की खान, ये फेमस खान है भारत के अंदर सोने की।
अभ्रक में वर्ल्ड में इंडिया की फर्स्ट रैंकिंग हुआ करती थी। और आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये दोनों प्रमुख राज्य आते हैं अभ्रक के अंदर। यूरेनियम से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राजस्थान में यूरेनियम की जो प्राप्ति है वो भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर जिलों से मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ। झारखंड का जादूगीड़ा यूरेनियम खनन के लिए फेमस है। जादूगोड़ा से क्वेश्चन आया हुआ था। मैचिट में था जादूगोड़ा यूरेनियम। इस तरीके से थोरियम से तो पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोरियम केरल की मोनोजाइट रेत में मिलता है। ये क्वेश्चन था। ठीक है भाई। परमाणु ऊर्जा आयोग आपका 1948 में स्थापना हुई थी। डॉक्टर होमी जे भाभा इसके जनक कहे जाते हैं। 1954 में इसके परमाणु ऊर्जा विभाग की फिर स्थापना हुई। ट्रामे में फिर इसका नाम बदल गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। अब आपको याद रखने हैं ये कौन सा किस स्टेट में है, ये आते हैं आपके एग्जाम में। पहला परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर में बना था भाई, महाराष्ट्र में है। दूसरा रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरपारा गुजरात, केगा कर्नाटक, कुंदनकुलम तमिलनाडु, गोरखपुर फतेहाबाद ये पड़ता है आपके हरियाणा में। कलपक्कम तमिलनाडु। पवन ऊर्जा उत्पादित राज्य पूछ ली जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर आता है साउथ में हमारा तमिलनाडु। यहाँ हवाएं सबसे ज़्यादा चलती हैं। अब उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र पड़ता है भैया आपके गुजरात के कच्छ वाले एरिया में, मांडवी वाले एरिया में। जल विद्युत की बात करें तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था 1897 में। कावेरी नदी में शिव समुद्र में जल विद्युत केंद्र 1902 में। और आपका राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना NHPC 1975 में। ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तापीय विद्युत बिजली बनाने के लिए कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तापीय विद्युत, राष्ट्रीय ताप विद्युत महाराष्ट्र, गुजरात और आपकी यूपी में पड़ती हैं। पाइपलाइन मैंने अभी आपको पढ़ा दी, वही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा घुसने की नीड नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। लोहा इस्पात उद्योग एक बार देख लो। तो भाई आपको ये थोड़ा नाम याद रख लेना। एक तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में, टिस्को इसे बोलते हैं। फिर इंडिया, ये आपके जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है। ऊपर लिखा गया होगा, 1 मिनट रुको, ये रहा। ठीक है। 1870 में फिर कुल्टी वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना हुई। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1919 में, दोनों आपकी प्राइवेट सेक्टर की थी। फिर थर्ड आती है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, केरल में भद्रावती नदी के किनारे 1923 में स्थापित हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई थी। फिर भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, सोवियत संघ और रूस। हाँ, ये क्वेश्चन आने लग गए हैं अब एग्जाम में। कौन सा स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना, तो आपको लर्न रखना है कौन सा स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है। तो भिलाई वाले में भाई रूस ने और सोवियत संघ के सहयोग से, उनकी रूस की और सोवियत संघ की भलाई से बना था भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है। दुर्गापुर बना भाई ब्रिटेन के सहयोग से वेस्ट बंगाल में। राउरकेला बना पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। बोकारो बना भैया आपके सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में। सेलम है तमिलनाडु में। विजयनगर कर्नाटक में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। चौथी पंचवर्षीय योजना में इनसे रिलेटेड बातें हुई थी। सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1974 में बना था। और आपका इसका स्वामित्व सरकार ने 1976 में, ये आपकी गवर्नमेंट बन गई थी। और पहले ये क्या थी आपकी प्राइवेट सेक्टर थी। वस्त्र उद्योग से क्वेश्चन ये आता है। ठीक है। भारत की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट क्लास्टर में लगाई थी, बट सफल नहीं हुई। सफल कौन सी थी, जो मुंबई में बनी थी 1854 में, कावस जी एंड डाबर ने लगाई। भारत की सबसे पहली सफल मिल यही थी। मुंबई देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्रों का केंद्र है, इसलिए इसे भारत का कार्टोनोपोलिस और मानचेस्टर भी कहते हैं, मुंबई को महाराष्ट्र के अंदर। गुजरात में अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा सूती वस्त्रों का केंद्र है, इसे पूर्व का बोस्टन के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में आता है कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ठीक है। भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है आपके कॉटन प्रोडक्शन में, ये भी याद रखना। कपास की खेती सर्वाधिक भूमि पर करता है भारत। और अब यहाँ पर भारत का पहला जूट कारखाना आपका जॉर्ज आकलैंड के द्वारा कोलकाता के निकट रिश्रा में लगाया गया था। और भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो 80% जो हमारे इंडस्ट्री थी, जूट इंडस्ट्री, वो बांग्लादेश में चली गई थी। एल्यूमिनियम, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं, फिर भी याद रखना ये नालको, बालको, हिंडालको, इंडालको और मालको, ये नालको को लग रहा हो ना तो समझ लेना ये एल्यूमिनियम कंपनी है। ये आपके स्टेट थोड़ा एक बार नज़र मार लेना, बाकी आज तक क्वेश्चन
यहाँ से आया नहीं है, ठीक है। पर पीजीटी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट ज़रूर नज़र मार लेना, वीडियो को पॉज करके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा पीजीटी ज्योग्राफी। टीजीटी वाले बेशक रहने देना। भाई विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बोरलॉग थे। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है। वर्ल्ड में और भारत में कौन थे? स्वामीनाथन। 1967 1988 में आई। गेहूं और चावल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, तीसरे नंबर पर तिलहन था। हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। अभी अलग अलग क्रांति से श्वेत क्रांति के जनक होते हैं वी वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। दूध क्रांति, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड। लाल क्रांति मांस और टमाटर, नीली मछली से। पीली तिलहन से, बादामी मसालों से, भूरी आपकी उरक से, गुलाबी झींगा मछली से, गोल आलू से। रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति भैया आपकी बागवानी से रिलेटेड। राजमार्ग क्रांति विश्व स्तरीय सड़कों से रिलेटेड। अमृत क्रांति नदी जोड़ों से रिलेटेड। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड। काली क्रांति बायोडीजल और इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों के मिश्रण को बोल देती है। यही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये छोड़ो, ये आपका, ये मैंने आपको करवा दिया। तो ये भाई आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए ही मैक्सिमम मेरे चैनल के साथ भी जुड़िए, स्टडी विद दीपा सैनी के साथ। मैक्सिमम उसे अपना प्यार दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि मेरी जो मेहनत है वो भी रंग लाए और मेरा मन करे कि मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियो बनाती रहूँ। तो रिवीजन अगर आप रोज़ चाहते हो तो अब की बार इस वीडियो में एक ही दिन में 2000 तक हमारे व्यूज़ होने चाहिए। उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट रिवीजन क्लास प्रोवाइड करूँगी। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। रिवीजन क्लास में अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो तो आपका बहुत कुछ, यानी आपको लगभग पीजीटी ज्योग्राफी में तो 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से होते हैं और टीजीटी ज्योग्राफी में भी भाई आपके 6 से 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से ही होते हैं, 8 से 9 बल्कि, ठीक है। तो दोनों ही लेवल्स के बच्चों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो ध्यान से करना पूरी वीडियो को। और बेस्ट ऑफ लक भाई आपके सभी को आपके एग्जाम्स के लिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।